हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग इकाई 7 के अंतर्गत उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण का पार्ट 4 वीडियो कंप्लीट करेंगे और ये इस इकाई का अंतिम वीडियो है। और इसमें हम लोग खास करके जो अध्ययन करने वाले हैं वो है उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली, यानी कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए सरकार कैसे न्याय दिलाती है और उसके लिए कौन सी संस्थाएं स्थापित की गई हैं, तो इसको हम लोग जानेंगे। और फिर ये जान पाएंगे कि उपभोक्ता शिकायत जो है वो क्या करें, मतलब शिकायत क्या करें, किस स्थिति में शिकायत करें, कहाँ करें और कैसे करें। फिर हम लोग ये जान सकेंगे कि आर्थिक शोषण एवं निराकरण के संदर्भ में जो अभिन्न संस्थाएँ हैं, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग, इसके संदर्भ में हम लोग थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बने रहिए सर कुंज के साथ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ज़रूरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो उपभोक्ता संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गठित न्यायिक प्रणाली जो है ये क्या है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान अथवा उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें जिला मंचों, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करें तो इसमें ये कहा गया है कि उपभोक्ताओं के जो संरक्षण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए या उपभोक्ताओं को किसी भी तरह का विवाद का सामना करना पड़ रहा है तो उन विवादों के निपटारा के लिए सरकार के द्वारा 1986 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 जो लाई गई, तो इसमें ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ये जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय है। त्रिस्तरीय का मतलब जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसमें ये एक और चीज़ है इम्पोर्टेंट जानने वाली कि ये अर्ध न्यायिक व्यवस्था है। अर्ध न्यायिक का मतलब क्या होता है, इसको जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। अर्ध न्यायिक संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसके पास कानून लागू करने वाली निकाय हो, जैसे न्यायालय की समान शक्ति होती है, किंतु ये न्यायालय नहीं होते हैं। मतलब न्यायालय जिस तरह से कार्य करते हैं उस तरह से ये कार्य करने को इनको शक्ति मिलती है, लेकिन न्यायालय नहीं होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती हैं इनके पास न्यायिक कार्य करने की कुछ विशेषताएं होती हैं, किंतु सभी विशेषताएं नहीं होती है। यानी कि जितनी भी विशेषताएं, जितने भी क्षेत्र, कार्य क्षेत्र होता है, जितना भी इसका दायरा होता है न्यायालयों का, उतना दायरा इनका नहीं होता है। इनका दायरा जो होता है सीमित होता है। हम इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय सभी क्षेत्रों में निर्णय देने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जो अर्ध न्यायिक संस्थाएँ हैं इनका जो क्षेत्र होता है सीमित होता है। ये कुछ विशेष क्षेत्र में ही अपना निर्णय दे पाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर कोई अर्ध न्यायिक संस्था कोई निर्णय दे रही है तो हम इसके खिलाफ, अगर उससे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में, उसके खिलाफ में वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दर्ज करा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अर्ध न्यायिक व्यवस्था क्या है और जो न्यायिक प्रणाली है जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए, तो ये क्या है, त्रिस्तरीय। अब हम लोग त्रिस्तरीय क्या है इसको और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, त्रिस्तरीय अर्ध न्यायिक व्यवस्था यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आयोग, राज्य स्तर पर राज्य आयोग तथा क्षेत्रीय स्तर पर जिला आयोग। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे आप इसको जिला आयोग समझिएगा, राष्ट्रीय जिला फोरम के रूप में इसको आप समझ सकते हैं। अब और इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। यह न्यायिक व्यवस्था उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही उपयोगी एवं व्यवहारिक है। उपयोगी और व्यवहारिक का मतलब हुआ यहाँ पर कि ये आज भी इसका अधिकतर लोग क्या करते हैं, इससे मतलब अपने समस्याओं का निदान करने हेतु इस फोरम पे, इस केंद्र पे जाते हैं और अपने समस्याओं का समाधान करते हैं। ये व्यवहारिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये केवल संस्थाएं नाम मात्र की हैं। आज भी इससे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान त्वरित गति से होते रहता है। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को त्वरित एवं सस्ता न्याय प्राप्त होता है, मतलब बहुत ही कम समय में। और अन्य अगर न्यायालय में आप जाते हैं, किसी भी समस्या को लेकर न्यायालय में जाएंगे तो आपको वकीलों के लिए तरह तरह के मतलब बहुत अधिक पैसे खर्च करने होते हैं, जबकि यहाँ पे बहुत ही सस्ता और जल्दी न्याय प्राप्त हो सकता है और यहाँ पे समय और धन दोनों की ही बचत होती है। तो ये जो अर्ध न्यायिक संस्थाएं जो होती हैं ये मतलब न्यायालय जो होते हैं उनके भार को कम करने के लिए होते हैं। ऐसे ही वह जितने भी हमारे देश में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो भी है, तो इनमें देखिएगा कि इतने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं
सालों साल लग जाते हैं उनका निपटारा करने में। तो उन बड़े न्यायालय, उच्च न्यायालयों को, जो सुप्रीम कोर्ट है, उनके मतलब कार्यों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह के अर्धन्यायिक संस्थाएं देश में लाई जाती हैं। तो पहले शिकायत अगर हमें करनी है तो हम जाएंगे जिला फोरम में। सबसे पहले हम शिकायत कर सकेंगे जिला फोरम में। अगर हम जिला फोरम के जो निर्णय आता है, अगर वो उससे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, अगर कोई उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है, तो वो इसके जिला फोरम के अगेंस्ट में वो जा सकता है राज्य फोरम में, और राज्य फोरम के भी अगर निर्णय से वो संतुष्ट नहीं है तो वो राष्ट्रीय फोरम में जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है सबसे ज़रूरी, कि अगर आप तीनों से ही संतुष्ट नहीं हैं, राष्ट्रीय फोरम से भी संतुष्ट नहीं है, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय के पास जा सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं अपने अपील को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी बात यह है, आपको ये याद रहना चाहिए कि अगर राष्ट्रीय न्यायालय, राष्ट्रीय फोरम जो है, अगर कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय आदेश के 30 दिनों के भीतर ही आपको उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील दर्ज करनी होती है। और इससे ज़्यादा समय लेते हैं तो फिर आप इसके मतलब इस दायरे में नहीं आ सकेंगे, फिर आपको न्याय नहीं मिल सकेगा। तो ये हुई जो हमारे त्रिस्तरीय न्यायिक प्रणाली है जो उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि उपभोक्ता को शिकायत करनी है, उपभोक्ता किसी कारण से अगर उसको हानि हुई है, उससे प्रोडक्ट लाया है, उसमें किसी भी तरह की खराबी है, तो वो शिकायत क्या करेगा, मतलब शिकायत क्या करेगा। तो शिकायत करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि शिकायत क्या करे। इस संदर्भ में कोई उत्पादक या व्यापारी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में परिभाषित उपभोक्ता के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करता है, तब उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। देखिए, हम उत्पादक के खिलाफ कर सकते हैं या व्यापारी के खिलाफ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और वो कोई प्रोडक्ट बेचता है, तो प्रोडक्ट तो वो तो मतलब ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ला के आपको देने का कार्य करता है, लेकिन एक्चुअल में उस वस्तु को उत्पादित करने वाली जो संस्था है उसके खिलाफ हम शिकायत दर्ज करते हैं। तो उत्पादक या व्यापारी जो होते हैं उसके अंतर्गत हम शिकायत तब करेंगे जब वो 1986 में जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को परिभाषित किया गया है, उपभोक्ताओं के कुल 6 अधिकारों को उसमें बताया गया है, 6 अधिकारों की बात की जाती है, तो उसके अगर एगेंस्ट में उसके विरुद्ध कोई अगर कार्य करता है, कौन, उत्पादक या व्यापारी, तब हम शिकायत कर सकते हैं। अब बात यह है कि हम शिकायत कहाँ करेंगे, शिकायत हमें कहाँ करनी चाहिए। तो देखिए, शिकायत करने के लिए कुछ कंडीशन बनाया गया है कि अगर आपकी जो हानि हुई है या आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो लागत है या उसकी में जो टोटल आपको हानि हुई है, उस राशि के एवज में हम शिकायत कर सकते हैं। अगर ये राशि 20 लाख तक है तो हम इसकी शिकायत जो है जिला फोरम में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका एक सूची दी हुई है कि अगर ये 1986 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके अंतर्गत अगर 20 लाख रुपये से कम का अगर कोई आपका बजट है, उसके अंतर्गत आपने कोई सामान खरीदी हुई है और आपका क्लेम उतना इसके आसपास बनता है 20 लाख से कम, तो आप जिला फोरम में जा सकते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ तक, 20 लाख से 1 करोड़ तक, यानी कि 1 करोड़ से कम लेकिन 20 लाख से अधिक अगर आपका क्लेम बन रहा है तो आप इसके लिए राज्य आयोग के समक्ष अपना अपील दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 करोड़ से अधिक राशि है तो उसके लिए आप राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपना अपील दायर कर सकते हैं और वहां से आपको न्याय मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ हमें समझने वाली है कि 1986 जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, इसमें कई बार संशोधन भी हुए हैं, लगभग 3 बार संशोधन हुए हैं। तो अंतिम रूप से 2019 में इसमें संशोधन हुआ। तो 2019 में संशोधन जो हुआ है तो उसके अंतर्गत इसमें कुछ मतलब परिवर्तन किए गए हैं, तो वो परिवर्तन भी हम लोग जान लेते हैं। हालांकि आपसे जब पूछा जाएगा कि 1986 के अकॉर्डिंग तो आपको इसी से उत्तर देना है, लेकिन आपको 2019 के संदर्भ में भी कुछ जानकारी, आपको अद्यतन जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 1986 के अंतर्गत जिला फोरम में 20 लाख तक जो सीमा थी, ये इसमें 1 करोड़ कर दी गई है। यानी कि अगर 1 करोड़ तक का क्लेम है तो आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत आप जिला फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर जो यहाँ पे राज्य आयोग की समक्ष जो है 20 लाख से 1 करोड़ तक, ये जो सीमा है अब 1 करोड़ से 10 करोड़ तक कर दी गई है। मतलब पहले था 20 लाख से 1 करोड़ तक, तो ये 1 करोड़ से 10 लाख तक अगर आपका कोई क्लेम है तो आप इसके लिए राज्य आयोग के समक्ष अपना अपील दायर कर सकते हैं।
फिर यहाँ जो है राष्ट्रीय आयोग के समक्ष जाना होता था 1986 के अंदर। 1 करोड़ से अधिक राशि के लिए, अगर 1 करोड़ से अधिक की राशि का क्लेम है तो आप वहाँ पे जाएंगे। लेकिन अब 2019 में जो संशोधन हुआ है अंतिम रूप से इसमें, तो उसके अंतर्गत आप 10 करोड़ से अधिक राशि का कोई क्लेम है तो आप राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपना अपील दायर कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपके साथ कोई इस तरह की घटना होती है, या आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, एक जागरूक उपभोक्ता को ये नॉलेज होना चाहिए कि अगर वो इन सीमाओं के मध्य अगर उसका क्लेम है तो वो किसके पास जाएगा। इस सूची से, इस जानकारी से आपको ये नॉलेज हो गया कि आप कहाँ जाके अपना अपील दायर कर सकते हैं, अपना शिकायत कर सकते हैं। अब कंडीशन है कि शिकायत करने का तरीका क्या है। तो शिकायत करने का तरीका जो है, ये तरीका ये है कि आप एक सादे पेज पे क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब इसमें आप व्यक्तिगत रूप से वो मतलब आवेदन आप जाके उस फोरम में जमा कर सकते हैं, दे सकते हैं, या डाक से भी उसे आप भेज सकते हैं। इसके पहले भी एक जानकारी थी जिसको हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि किन परिस्थितियों में आप शिकायत करेंगे। तो पहली परिस्थिति जो है, किसी व्यापारी द्वारा अनुचित या प्रतिबंधात्मक पद्धति के प्रयोग करने से यदि आपको हानि हुई है, यानी कि व्यापारियों के जो अनुचित तरीके से या किसी ऐसे उसका ऐसा प्रतिबंधित किया गया है, व्यवस्था की गई है जिस पद्धति से आपको हानि हुई है, चाहे किसी भी तरह की क्षति हुई है, तो आप शिकायत कर सकते हैं। खरीदे गए सामान में कोई खराबी है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। किराए पर ली गई, उपयोग की गई सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी पाई गई है तो आप इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यदि आपसे प्रदर्शित मूल्य अथवा लागू कानून द्वारा अथवा इसके मूल्य से अधिक मूल्य लिया गया हो तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। यदि किसी कानून का उल्लंघन करते हुए जीवन या सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करने वाला सामान जनता को बेचा जा रहा है तो भी आप शिकायत कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं मतलब मार्केट में जिससे जोखिम होने की संभावना, जोखिम हो सकता है, तो भी आप इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि शिकायत कैसे करेंगे, ये शिकायत हम करेंगे कैसे। तो अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि आप सादे पेज पे कर सकते हैं। तो सादे पेज पे भी करने के क्रम में आपको कुछ चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए, कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप डाक से भी आप शिकायत अपना भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भी जाके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। तो उसमें ज़रूरी बात यह है कि शिकायत कर्ताओं तथा विपरीत पार्टी के नाम का विवरण एवं पता होना चाहिए। मतलब ये है कि शिकायत किसने किया, मतलब आप शिकायत कर रहे हैं तो आपका विवरण, और आप किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हैं वो उसका भी विवरण होना चाहिए। मतलब अगर ए व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो वो किस पे कर रहा है, मान लीजिए बी पे कर रहा है, तो ए का विवरण और बी दोनों का विवरण स्पष्ट रूप से होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि शिकायत से संबंधित तथ्य एवं यह सब कब और कहाँ हुआ इसका भी विवरण होना चाहिए। मतलब शिकायत किस बिंदु पे की जानी है, कब और कहाँ आपको समस्या हुई है, इस सारी चीज़ों का उल्लेख उसमें करना होता है। शिकायत में उल्लिखित आरोपों के समर्थन में दस्तावेज देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने क्लेम किया कि मैंने 1 लाख रुपए की कोई सामान खरीदी थी, 1 लाख रुपए हमने भुगतान की है, जबकि उसका वास्तविक मूल्य जो है 80,000 रुपये है। तो आपसे 20,000 रुपये अधिक लिए गए हैं, तो आप मान लीजिए इसका क्लेम कर रहे हैं, तो आपको ये दस्तावेज देना पड़ेगा कि मैंने 1 लाख रुपये भुगतान किए हैं। यानी कि आप जो क्रय करते समय, खरीदारी करते समय जो रसीद प्राप्त करते हैं उस पर 1 लाख रुपये मतलब आपने पेड किया, इस तरह का कुछ दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए। अब जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें एक प्राप्ति रसीद, हमने पक्का बिल हम लेते हैं, तो ये बिल प्राप्त करने की परंपरा जो होती है ये हमें जारी रखनी चाहिए। अगर हम बिल प्राप्त ही नहीं करेंगे तो फिर हम शिकायत करने के लिए एबल नहीं होंगे, योग्य नहीं हो पाएंगे। शिकायत अगर कर रहे हैं तो जो भी शिकायत है उसके समर्थन में आपको मतलब दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। शिकायत पर शिकायतकर्ताओं अथवा उनके प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। मान लीजिए एक व्यक्ति शिकायत कर रहा है तो वो जो आवेदन देगा उस पर उसका हस्ताक्षर होगा, या अधिक लोग कर रहे हैं शिकायत, एक से अधिक लोग को अगर क्षति हुई है तो एक साथ सामूहिक रूप से शिकायत कर रहे हैं तो सभी का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। या अगर किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर रहे हैं, मतलब किसी व्यक्ति को नामित करके वो शिकायत करा रहे हैं,
तो उस नामित व्यक्ति यानी कि एजेंट का भी उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये थे जो हमें शिकायत कैसे करें, कहाँ करें और किस स्थिति में करें, किस रूप में करें, ये सारी जानकारी थी। अब हम लोग ये जानते हैं कि आर्थिक शोषण एवं उसका निराकरण जो है ये क्या चीज़ है। और जैसे हम लोग ये समझ पा रहे थे कि जो हम अगर कोई उपभोक्ता है तो उसका शोषण होता है। तो शोषण होने का मतलब होता है कि उसको जो उसका जो हक है, उसका जो अधिकार है प्राप्त नहीं होना, उसको जो अगर उसको 100% प्राप्त हो रहा है और 80% 100% के बदले प्राप्त हो रहा है तो भी उसका शोषण हो रहा है। अगर उसका शारीरिक या मानसिक या किसी भी तरह का शोषण होता है तो हम ये समझ पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम आर्थिक शोषण की बात करेंगे तो आर्थिक शोषण में और उसका निराकरण करने के लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या कदम उठाया। देखिए, अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो उसका समाधान दो तरह से होता है। एक तो समाधान होता है कि हम अपने स्तर से क्या समाधान उसका कर पा रहे हैं, दूसरा होता है कि सरकार इसी संदर्भ में क्या नीति बनाई हुई है, सरकार इसी संबंध में जो भी समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए उसने क्या करे हुए हैं, क्या संस्थाएं मतलब स्थापित की हुई हैं, उन संस्थाओं के द्वारा कैसे निराकरण होता है। तो इन्हीं सात चीज़ों का अध्ययन इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो वर्तमान वैश्वीकरण के युग में उपभोक्ताओं के समक्ष उपभोग के अनेक वैकल्पिक चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि वैश्वीकरण का मतलब होता है कि पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। तो अभी जो है हम जानते हैं कि हम अपनी अर्थव्यवस्था, हम अपने बाज़ार को खुला कर दिए हुए हैं, यानी कि हम हमारे यहाँ जो संसाधनों का जो भी प्रोडक्ट उत्पादित होते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है, हम उसका भी उपभोग कर पाते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जो हम अपने यहाँ उत्पादित नहीं करते हैं, उसका भी हम उपभोग कर पाते हैं। कारण ये है कि हम दूसरे देशों के भी प्रोडक्ट का मतलब उपभोग कर पाते हैं। तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हुआ है। तो अभी हमारे पास मतलब विकल्प है कि हम जो भी उपभोग की चीज़ें हम लाते हैं, चाहे जो भी हमें कोई भी उपभोग की चीज़ें क्रय करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास अनेकों विकल्प हैं, मतलब अनेकों ऑप्शन है। मतलब हमारे पास मौका है, हमारे पास अवसर है कि हम एक ही प्रकार के चीज़ों को कई स्तर से चूज कर सकते हैं। मतलब अपने पसंदीदा चीज़ों को हम मतलब सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो विज्ञापन के चकाचौंध में वर्तमान समय में देखिएगा तो पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से कई तरह के प्रोडक्ट जो होते हैं, एक ही प्रोडक्ट, एक ही मतलब चीज़, एक ही तरह की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। जैसे मान लीजिए अगर साबुन की बात करें, हम लोग सोप की बात करें, तो नहाने के साबुन की कई मतलब प्रकार हैं, कई मतलब तरह से आपको विज्ञापन मिलते हैं। तो यहाँ पे जो उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर कौन सा प्रोडक्ट अपनाएं। तो इसके लिए जो सरकारें जो होती हैं, आप यहाँ पे देखिए, इस स्थिति में अक्सर उत्पादक अथवा व्यापारी बड़े पैमाने पे विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं का शोषण करने लगते हैं। अब यह आवश्यक हो गया कि उपभोक्ताओं को इस बात की समुचित जानकारी दी जाए कि यदि बाजार में उत्पादक अथवा व्यापारी किसी प्रकार का शोषण कर रहे हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए किस प्रकार प्रयास करें। विश्व के अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी कुछ ऐसे संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। संवैधानिक संस्था का मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है, ऐसे संस्थाएं जिनका उल्लेख संविधान में है। तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है जो उपभोक्ताओं के लिए इस आर्थिक शोषण का निराकरण करती है। मुख्य रूप से राष्ट्रीय एवं निम्न प्रशासकीय स्तर पर ये संस्थाएं महत्वपूर्ण है जो लोगों के बीच जीवन और उपभोग के अधिकार को संरक्षण करती है। तो यहाँ पे जो सरकार के द्वारा जो संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो जीवन और उपभोग के अधिकारों का संरक्षण करती है, उन्हीं की बात की गई है। तो यहाँ पे देखिएगा दो संस्थाएं यहाँ पे प्रमुख है। जैसे एक है मानवाधिकार आयोग और दूसरा है सूचना आयोग। तो मानवाधिकार आयोग क्या है, इसका हम लोग ब्रीफली अध्ययन करते हैं। मानवाधिकार आयोग जो है, देखिए मानवाधिकार क्या है ये समझते हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मानव है, अगर वो देश का नागरिक है तो उस देश के संविधान में उसके कुछ मूल अधिकार दिए होते हैं। उन अधिकारों का कोई भी मतलब कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है। दूसरा, अगर देश की सरकार है, चाहे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीन नहीं सकता है। अगर किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान लीजिए बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल रही है, बच्चे अगर अशिक्षित हो रहे हैं, कुपोषण का शिकार हो रहा है, उनको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो बच्चा है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं मिल पा रहा है और उसको उचित शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। जैसे वर्तमान समय में पेंडेमिक के समय में मान लीजिए कोविड महामारी
जो चला हुआ है, तो इसमें अगर लोगों को स्वास्थ्य लाभ नहीं मिलेगा तो उनके मानवाधिकार जो है उसका हनन हो रहा है। तो इन मानवाधिकारों को हनन होने की स्थिति में जो संस्थाएं हैं वो है मानवाधिकार आयोग। तो अगर मानव के अधिकारों का हनन होता है, मानव के अधिकारों का अगर उसको उचित लाभ, उचित उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, तो ये आयोग जो होता है एक्टिव होता है, सक्रिय होता है और वो हस्तक्षेप करता है। तो इसी संदर्भ में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्चतम संस्था है जो मानवीय अधिकारों की रक्षा और उसके अधिकारों से संबंधित हितों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पे इस संस्था को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महत्व इस बात से बढ़ जाता है कि इसके अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के मतलब सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त प्रधान न्यायाधीश होते हैं। समझ गए बात? मतलब मानवाधिकार आयोग का जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, उच्चतम न्यायालय का जो रिटायर्ड जो जज होता है वो होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इसका जो अध्यक्ष होता है वो काफ़ी नॉलेज वाला व्यक्ति होता है, काफ़ी जानकार व्यक्ति होता है और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होता है। इसी तरह देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार आयोग, ठीक है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है जो देश के नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा संबंधी बातों को देखती है। विगत दिनों इस आयोग के कार्यों को देखने से पता चलता है कि यह अति संवेदनशील है। अति संवेदनशील मतलब जैसे जो भी अगर मानव के अधिकारों का हनन होता है तो ये सक्रिय हो जाती है और उनके अधिकारों के हितों के लिए कार्य करती है। इसी आधार पर महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार, शोषण संबंधी शिकायत के निराकरण के लिए देश स्तर पर राष्ट्रीय महिला आयोग, साथ ही साथ राज्य महिला आयोग का गठन भी किया गया है। तो आप ये समझ पाए कि मतलब नागरिकों के, उपभोक्ताओं के जो अधिकार है, उनके जो मानवाधिकार जो प्राप्त हुए हैं उसके संरक्षण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जबकि राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है और उनके हितों के संरक्षण के लिए और सुरक्षा के लिए क्या करती है, कार्य करती है। दूसरा है सूचना आयोग। अब सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में सही जानकारी ही नहीं है तो आप उसमें आपको क्या हानि हुई, क्या उसका लाभ आपको मिला नहीं मिला, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी संदर्भ में सूचना आयोग हमारे देश में सक्रिय है और उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा तभी कर सकते हैं जब उन्हें उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन संबंधी सभी सूचनाएं प्राप्त हो। उपभोक्ता इस समस्या के निराकरण के लिए सरकार द्वारा देश के स्तर पर राष्ट्रीय सूचना आयोग, वही चीज़ है जैसे मानवाधिकार राष्ट्रीय स्तर पर, उसी तरह सूचना आयोग भी राष्ट्रीय सूचना आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, और उसी तरह राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। यदि किसी उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से संबंधित किसी भी तरह की सूचना की आवश्यकता होती है तो वह वस्तु के उत्पादक से उसकी सूचना के लिए आवेदन कर सकता है। और ये आयोग जो होते हैं आपको इस कार्य में क्या कहलाते हैं, ये सहयोग करते हैं। तो आपको उत्पादन से संबंधित किसी भी तरह की सूचना चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप आवेदन देकर इसके बारे में समग्र जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सूचना का अधिकार क्या है। एक सूचना का अधिकार आम आदमी को अधिकार संपन्न बनाने हेतु सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सूचना के अधिकार का तात्पर्य कोई भी व्यक्ति अभिलेख, ईमेल आदेश, दस्तावेज, नमूने और इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों आदि के रूप में ऐसे प्रत्येक सूचना प्राप्त कर सकता है। हम कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको ये पता करना है कि मतलब शिक्षा का जो अधिकार है वो मतलब उसमें क्या क्या बातें हैं, तो आप इसके संदर्भ में जो भी इसके संबंधी जानकारी है आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। वो चाहे तो अभिलेख के रूप में, दस्तावेज के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या ईमेल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, या आप नमूने, इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों आदि के रूप में आप इस जो सूचनाएं हैं आप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। अब इसके लिए क्या करना होता है, आपको इसके लिए आवेदन देना होगा। ये लोक सूचना अधिकारी के समक्ष आवेदन देना होता है। अब ये लोक सूचना अधिकारी कहाँ मिलेंगे आपको, तो आप अगर ज़िले में बात करें तो ज़िला में जो होता है
जो क्या बोलते हैं कलेक्ट्रेट जो होता है, जो डीएम कार्यालय होता है, वहाँ पे ये सारी संस्थाएं वहाँ पे ये होती है, आप जाके मतलब आवेदन दे सकते हैं। और इसकी सूचना आपको 30 दिनों के अंतर्गत, विशेष स्थिति में 48 घंटे में भी आपको ये सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके होने वाली मतलब किसी भी तरह की हानि को मतलब कम करने के लिए, उनका समाधान निकालने के लिए ये संस्थाएं जो हैं कार्यशील है। तो आई होप आपको ये जो अध्याय है, जो 21/7 है, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित अगर और भी कोई आपके मन में क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे अध्याय में। तो तब तक बने रहिए सर कुंज के साथ। अगर आप को ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिए।